हमने पिछले सेशंस में बिफोर रेनेसांस क्या हुआ था, क्या हालात थे, उनके बारे में ज़िक्र किया. वी टॉक्ड अबाउट फ्यूडल सेटअप. फ्यूडल सेटअप के बाद हमने बात की कि व्हाट लेड टू द फॉल ऑफ फ्यूडल सेटअप. हमने कैपिटलिस्ट इकॉनमी का डेवलपमेंट, उसकी भी बात की. फिर इसके बाद अगला पड़ाव जो हमारा आता है वो है रेनेसांस का. रेनेसांस बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ है वर्ल्ड हिस्ट्री का और यूरोपियन हिस्ट्री का. यूरोपियन हिस्ट्री का इन पर्टिकुलर और वर्ल्ड हिस्ट्री का इन जनरल. शायद इसके बाद के हालात हम समझ ही ना पाएँ अगर हम रेनेसांस को ना समझें. रेनेसांस के लिटरल माने तो है रीबर्थ, फिर से पैदा होना. तो इस सेंस में अगर इसका हम मीनिंग महदूद करें, लिमिट करें, तो रीबर्थ कुछ होगा पुराना इल्म जिसको वापस ज़िंदा कर रहे होंगे, किसी चीज़ की का रिवाइवल आप कह सकते हैं. तो उस सेंस में ये यूज़ हुआ. और दिस व्हाट वाज गेटिंग रिवाइव्ड, इट वाज क्लासिकल यूरोपियन लर्निंग. यूरोप में क्रिश्चियन सिविलाइजेशन थी और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन से पहले ग्रीक्स और रोमन्स और उनका इल्म लेकिन इनके यहाँ गायब हो गया था. ग्रीक्स का इल्म प्लेटो का, एरिस्टोटल का बहुत आला दर्जे का था. वो फिर मुसलमानों ने अपने पास रखा था संभाल के. तो इनके यहाँ तो वो नायाब हो गया था, उसको कोई किसी के पास था नहीं यहाँ पे, वो गायब हो गया था यूरोपियन सिविलाइजेशन में. तो रिवाइवल हुआ उसी इंटरेस्ट का, रिबर्थ हुई उसी इंटरेस्ट की, वही क्लासिकल सिविलाइजेशंस कि हम महान हुआ करते थे. और इसने यूरोपियंस को बड़ा इन्फ्लुएंस किया. लेकिन ये हो गया जब इसकी मीनिंग हम लिमिट करें. इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इट्स नॉट मेयर रिवाइवल ऑफ एंशिएंट लर्निंग. इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, इसमें नई डेवलपमेंट्स भी हुई. ये सिर्फ पुराने को ज़िंदा नहीं करना था, उसमें नई जान भी डालना था. इसमें आर्ट्स में, लिटरेचर में, रिलीजन में, फ़िलासफ़ी में, साइंस और पॉलिटिक्स में बहुत काम हुआ. इनफैक्ट ग्रेट वर्क, अमेजिंग वर्क. तो इस वक्त की जो बड़ी हस्तियां हैं, दे आर कंसिडर्ड क्लासिकल यूरोपियन में टॉप लेवल की हस्तियां. लियोनार्डो डा विंची 1500 के आसपास, क्या कहने हैं उनके, बहुत बड़ी हस्ती. माइकल एंजेलो, सेंट पीटर्स बेसिलिया, क्या एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, वो वेटिकन का डेवलपमेंट, रोम का डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें इस वक्त पे हो रही हैं. अमेजिंग अमेजिंग वर्क, ग्रेट आर्टिस्ट्री. तो इससे पहले जो यूरोप की कल्चरल लाइफ थी, इंटेलेक्चुअल लाइफ थी, उसको सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर रहा था कैथलिक चर्च. रेनेसांस ने कैथलिक चर्च के डोमिनेशन को भी अंडरमाइन किया, उसको भी लिमिट कर दिया, कम कर दिया. आप देख सकते हैं द रूट्स ऑफ रेफर्मेशन ऑल्सो हेयर. रेफर्मेशन इसके बाद हुई. रेफर्मेशन प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स का, मतलब पहले तो प्रोटेस्टेंट तो थे नहीं, सिर्फ कैथलिक्स थे. ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स भी था, बट अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, रोमन कैथलिक्स का गलबा था क्रिश्चियन वर्ल्ड पे. तो कुछ लोग उठे, उन्होंने बोला कि ना, ये चल नहीं किया है, ये जो आपने हेजेमनी बना के रखी है. तो उन्होंने अपना फ़लसफ़ा दिया. उनमें सबसे प्रोमिनेंट थे मार्टिन लूथर किंग. देयर वर अदर प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल्सो अराउंड दैट टाइम. तो उन्होंने उसको चैलेंज किया और फिर उस चैलेंज की वजह से क्रिश्चियनिटी डिवाइड हो गई और एक नया ग्रुप बना प्रोटेस्टेंट्स का. तो उसके रूट्स आपको दिख रहे हैं कि चर्च की अथॉरिटी कम हो रही है. एंड दैट फोर्स्ड अ रेफॉर्मेशन विद इन चर्च एज वेल, जिसको शायद काउंटर रेफॉर्मेशन कहते हैं. तो प्री क्रिश्चियन क्लासिकल लर्निंग थी, उसमें इंटरेस्ट जगने लगा इस मौके पर. ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन की कल्चरल अचीवमेंट्स, इन पे ज़्यादा फोकस इस दौर में हमको दिखता है. एंड दिस फोकस ऑन समथिंग विच प्रीडेटेड क्रिश्चियनिटी, उस पे ज़्यादा फोकस जाना, इसने भी चर्च की अथॉरिटी को कम कर दिया. यू कैन अंडरस्टैंड वाई दैट वुड हैपन. जैसे दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो स्टार्टेड इन ईरान, बट वहाँ पे यूरोप लेवल का नहीं हो पाया कि टेकिंग प्राइड इन प्री इस्लामिक ईरानियन कल्चर. इस्लाम से पहले का जो ईरान था वो ग्रेट था, महान था, एट्सेट्रा. तो उसको रिवाइव करना. तो
बट यू कैन अंडरस्टैंड कि रेनेसांस वेंट बियॉन्ड द रिवाइवल ऑफ मेयर दिस एंशंट वे ऑफ थिंकिंग. इसने बहुत कुछ नया भी किया. और इसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक अगर हमको सिंगल पॉइंट आउट करना पड़े तो वी कैन से ह्यूमनिज्म है वो. ह्यूमनिज्म इज़ दैट आइडिया विच वी कैन पॉइंट आउट सिंगल पॉइंट कि ये अगर हमको समझ आ गया तो वी हैव अंडरस्टूड द ब्रॉडर कॉन्टोर्स ऑफ रेनेसांस. ह्यूमनिज्म हमने सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी वाले सेशंस में किया है कवर. आई डोंट नो व्हेन दैट वुड कम ऑन यूट्यूब एंड पेट्रियन. पेट्रियन पे तो पहले आएगा जब भी आएगा. तो ह्यूमनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट फ़लसफ़ा है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी. तो ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक है रेनेसांस वे ऑफ थिंकिंग का, ह्यूमनिज्म. नाम से तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसकी बड़ी इंट्रिकेसीज हैं. और किसी ने मुझसे पूछा था कुछ दिन पहले एक सवाल कि ये जो वेस्टर्न आर्टिस्ट्स हैं इनकी जो ये इमेजरी होती है, ये जो स्कल्पटिंग करते हैं या फिर ये जो ये पिक्चर्स बनाते हैं, वाई आर वट एवर दे मेक मोस्टली नेकेड, वो क्यों होते हैं नेकेड. एंड और फिर नेकेड ही नहीं, उसकी जो डिटेलिंग भी होती है वो बड़ी थॉरो होती है. तो किसी ने कुछ दिन पहले पूछा था, तो उसका आंसर भी इसी फ़लसफ़े में है, ह्यूमनिज्म में. तो ह्यूमनिज्म में क्या, व्हाट इज़ ह्यूमनिज्म, डिटेल सोशो पॉलिटिकल थॉट तो ये डिस्कस कहीं और हुआ है. हमारा यहाँ पे मकसद क्या रहता है, हमारा यहाँ पे मकसद रहता है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंसेस, थोड़ा बेसिक ओवरव्यू पता चल जाए. अदरवाइज रेनेसांस पे वी कैन स्पेंड लाइक 15-20 सेशंस इन इटसेल्फ. लिटरेचर को डिस्कस करना, आर्ट को डिस्कस करना, आर्टिस्ट्री को, म्यूज़िक को, आर्किटेक्चर को, पॉलिटी को. बड़ा खूबसूरत फेज़ है ये खुद में स्टडी का, लेकिन हम इसको एक सेशन में कर रहे हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड हम उसको बड़ा नैरो डाउन करेंगे. और अगर हम नैरो डाउन करने की कोशिश करेंगे, what would be that one thing which we need to discuss to understand Renaissance का फंडा? That would be humanism. अच्छा, अगर हमको ऐसे ही इनके पूरा इसमें बड़े काम हुए हैं, आर्किटेक्चर में, पेंटिंग्स में, ये तमाम काम हुए हैं, अगर उसको भी सम अप करना हो into one representative art, we could say Vitruvian Man of Da Vinci, वो represent करता है. और वो भी वो ह्यूमनिज्म की थीम्स अपने अंदर रखता है. मैं सोच रहा था कि मैं इस सेशन का वो कवर आर्ट रखूं, बट उसमें भी वो थोड़ी सी न्यूडिटी है, तो आई चोज सेंट पीटर्स बेसिलिका. तो ह्यूमनिज्म में है क्या, यहाँ पे एक डिसाइसिव शिफ्ट है फ्रॉम डिवाइन टू ह्यूमन. अब आसमान की तरफ नहीं देख रहे, अब ज़मीन की तरफ देख रहे हैं. अब बाहर की, ये अंदर की और बाहर की तरफ नहीं देख रहे, अब सरफेस, अपने सरफेस की तरफ देख रहे हैं, मैं क्या हूँ. तो यू आर शिफ्टिंग टू ह्यूमन एज समथिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिवाइन मैटर्स. ह्यूमनिज्म इज़ कंसर्न्ड विद मैन. ये उसकी वर्थ और डिग्निटी पे स्ट्रेस करता है कि इंसान ये है, ये इंडिविजुअल जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है. उसी की एबिलिटी पे, उसके क्रिएटिव पोटेंशियल पे एम्फेसिस डालता है, ट्रिमेंडस एम्फेसिस ऑन दैट. एंड इट प्रोक्लेम्स द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल और उसकी इनएलिएनेबल राइट्स. इसके बाद ये तमाम फ़लसफ़ा आएगा, हमारा एग्जिस्टेंशलिज्म आएगा, हमारा एम्पिरिसिज्म, ये राइट्स वगैरह, इनएलिएनेबल राइट्स का कंसेप्ट, ये तमाम चीज़ें इसी वक्त में आएंगी. इसी वक्त में नहीं, इस वक्त का वो रिज़ल्ट होंगी. ये नेसेसरी नहीं कि अब इसी वक्त में आएंगे. एंड इट्स डिफ़िकल्ट ऑल्सो टू पिन पॉइंट है कि ये वाला टाइम है रेनेसांस. ये हम बात कर रहे हैं से 14th सेंचुरी में इसके रूट्स दिखते हैं, 15th सेंचुरी में अच्छे से, 16th सेंचुरी में पीक पे पहुंच जाता है. बट अगेन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि क्या इस वक्त के स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं, इस वक्त की हस्तियाँ क्या कह रही है. कह रहे हैं कि वी नीड नॉट रिजेक्ट अर्थली जॉयज़. ये जो ज़िंदगी की खुशियाँ ज़ीनतें हैं, ये जो इस ज़िंदगी में लज्जतें हैं, हमको इनको तर्क नहीं करना चाहिए. इंसान और इंसानी जिस्म की खूबसूरती, उसकी डिग्निटी, इसको हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड एंडोर्स इट. ये हैं हम, दिस इज़ व्हाट वी आर. हमने काफ़ी देर तक इसको बांध के रखा है. So think of it, human sexuality. Why do we have to hide it?
Everyone knows it. Everyone is indulging in it. Why do we have to keep it under clothes or छुपा के क्यों रखना इसको? Let's celebrate it. And all of these things let's celebrate. And they strictly oppose this religious asceticism. Food, for example, everything. क्या कह रहे हो तुम ये self-flagellation, इस चीज़ को भी तरक, उस चीज़ को भी तरक? No. You have the right to pleasure. You have the right to satisfy your desires, your base desires. Pursuit of happiness तुम्हारा हक है. Pursuit of happiness, you see that it is there in the American Constitution, part of their preamble, I think. John Marr or Pursuit of Happiness. So what are they doing is they are glorifying human and natural disposition of इंसान की उनके हिसाब जो फितरत है उसको हम जिंदा कर रहे हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. हमारा जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स एंड दे वुड देयरफॉर रिजेक्ट द अदर वर्ल्डलीनेस ऑफ कैथलिक बिलीफ. क्या कि ह्यूमंस आर बॉर्न इन सिन, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं. वी आर द पिनैकल, वी आर गुड. कैथलिक्स के हिसाब से हमारा वजूद ही टेंटेड है बाय ओरिजिनल सिन. ये कह रहे हैं कि नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर नॉट टेंटेड बाय सिन. वी आर ब्यूटिफुल. Look at us, look at our bodies. And then they start creating all of these artistic forms. I would recommend you people read at least the first chapter of Islam at Crossroads by Muhammad Asad. Muhammad Asad यूरोपियन ही हैं और ये इतनी बड़ी हस्ती है कि क्या बताऊँ ये कितनी बड़ी हस्ती है. इनको कहा जाता है कि यूरोप्स गिफ्ट टू इस्लाम. यूरोप का तोहफा है ये इस्लाम को. तो मोहम्मद असद बहुत बड़ी हस्ती. अगर आपको मौका मिले तो पहला चैप्टर द ओपन रोड ऑफ इस्लाम उसमें पढ़े. उसमें उन्होंने इसको डिस्कस किया है. वो कहते हैं उस किताब में कि मतलब व्हाई आर दीज पीपल सेइंग दीज थिंग्स, ह्यूमनिज्म वाले उसको डिस्कस करते हैं एक जगह. वो कहते हैं कि क्रिश्चियन डॉगमा के हिसाब से जो हज़रत आदम ने सिन ही कमिटेड जब उन्होंने वो फॉरबिडन फ्रूट खाया, तो उसकी वजह से एंटायर मैन काइंड स्टम्बल्ड इनटू सिन, हेरिडिटरी सिन. एवरीवन इज बॉर्न ए सिनर. और इसी वजह से पूरी ज़िंदगी जो इंसान की है इट इज़ लुक्ड एट अपॉन एज ए ग्लूमी डेल ऑफ सॉरोज. ऐसा मोहम्मद अतस कह रहे हैं, मोहम्मद असद कह रहे हैं. तो दुनिया इस वर्ल्ड व्यू में क्या बन जाती है? दुनिया बन जाती है एज इफ ए बैटल फील्ड ऑफ टू ऑपोजिट फोर्सेस, जिसमें जो इविल है उसको शैतान रिप्रेजेंट करता है एंड द गुड इज रिप्रेजेंटेड बाय जीसस क्राइस्ट. शैतान आपको टेम्प्ट करता है. टेम्प्ट किन चीज़ों को करता है इस फलसफे में? वो आपकी बॉडीली टेम्पटेशन से आपको टेम्प्ट करता है. और इससे नुकसान किसको होता है? आपकी सोल की प्रोग्रेस को. सोल अपने प्रोग्रेस करती तकवे में, तहारा में, क्लीनलीनेस में, इन तमाम चीज़ों में. सो शैतान इंटाइसेस यू थ्रू योर बॉडीली डिज़ायर्स. ये जो सोल है रिप्रेजेंट करता है क्राइस्ट, बॉडी रिप्रेजेंट करती है इब्लीस. बॉडी इज द प्ले ग्राउंड ऑफ शैतानिक इन्फ्लुएंसेस हियर. सोल बिलोंग्स टू क्राइस्ट एंड गॉड. तो इसी चीज़ को आप ऐसे कह सकते हैं, द वर्ल्ड ऑफ मैटर इज एसेंशियली शैतानिक एंड द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट इज एसेंशियली डिवाइन एंड गुड. इंसान अंदर से अच्छा है लेकिन बाहर खराब है, तो कम खाओ, अपने नफ्स को कंट्रोल करो, ये तमाम चीज़ें. एवरीथिंग इन ह्यूमन नेचर दैट इज़ मटीरियल, या जिसको क्रिश्चियन वर्ल्ड कार्नल कहती है, इट इज़ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दैट एडम succumbing to the advice of Iblis when he had that forbidden fruit. तो salvation के लिए in Christian theology according to Muhammad Asad, then man must turn his heart away from the world of flesh. इस नफसानी ख्वाहिशात, जिस्मानी ख्वाहिशात से दूर इनको तरक करो, दफ़ा करो इनको, और कहाँ जाओ? एंड गो टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वेयर द सिन ऑफ योर मैनकाइंड इज रिडीम्ड बाय द सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस. ये जो फ़लसफ़ा है अकॉर्डिंग टू मोहम्मद असद, ये फ़लसफ़ा
इन टीचिंग्स की प्रेजेंस, अगर आप ना भी इनको फॉलो कर रहे हो इन स्प्रिट, ये आपके अंदर एक बैड कॉन्शियंस पैदा ही करती है। एक रिलीजियसली इंक्लाइंड माइंड जो भी होगा वो दुनिया को नापसंद ही करेगा, हर मामले में उसको डिसलाइक ही करेगा। अच्छे खाने को, खूबसूरती को, जिस्मानी खूबसूरती को, इन तमाम चीज़ों को वो डिसलाइक ही करेगा, उसको नापसंद ही होंगी ये। सो ही इज़ टॉस्ड बिटवीन द प्रेमचरी कॉल टू नेग्लेक्ट द वर्ल्ड एंड हिज नेचुरल अर्ज ऑफ हार्ट टू लिव एंड एन्जॉय दिस लाइफ। मर रहा है वो हर दिन, मर रहा है हर दिन वो। एक तरफ ये वाली कॉल कि इस दुनिया को तरक कर दो, दफ़ा करो इसको, और दूसरी तरफ उसके अंदर की ख्वाहिश है, वो रोज़ इसमें मतलब मर रहा होता है। ही इज़ बर्निंग इन इट, दिस डिज़ायर टू एन्जॉय इट एंड दिस कॉल ऑफ नॉट एन्जॉइंग इट। द वेरी आइडिया ऑफ एन अनअवॉइडेबल, बिकॉज इट इज़ इनहेरिटेड, द अनअवॉइडेबल सिन, और उसका मिस्टिकल रिडेम्पशन ऑफ क्रॉस, ये बैरियर बन जाता है उसके स्पिरिचुअल लॉन्गिंग के लिए, उसकी लेजिटिमेट डिज़ायर्स टू लिव इसके लिए। अगर आपको मौका मिले कभी तो डेफिनेटली मेरा कल्चर, रिलीजन एंड मॉडर्न मुस्लिम मैन पढ़े, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, कि कैसे होता है एक इंसान बेजार अपने कल्चर से और अपने मज़हब से। क्योंकि जब उसकी जो जायज़ नफसानी ख्वाहिशात है, जब उन पर बंदिश लगती है, तो एक वक्त के बाद जायज़ नफसानी ख्वाहिशें तो रेबल करते हैं, वो रेबल करते हैं। एंड देन देयर इज़ फर्दर डिस्कशन, आई वुड रेकमेंड कि उसको आप पढ़ें, आई वुड रेकमेंड इट बड़े फोर्स के साथ। सो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है रेनेसांस में। रेनेसांस में क्या हो रहा है कि बहुत हो गया, एनफ ऑफ यू, नो दिस इज़ नॉट द वे टू लिव, जो तुम कह रहे हो। सो ह्यूमनिस्ट्स वुड रिजेक्ट एंड इवन रिडिक्यूल रिलीजियस मॉडिफिकेशन ऑफ दिस फ्लैश। ये दुनिया को तरक करना, इससे दूर चले जाना, ना, ये नहीं है हम इंसान, ये नहीं हो सकता। तो ये इंसान को वापस बुला रहे हैं कि एंजॉय करो इस ज़िंदगी को, सीक जॉय ऑन दिस प्लैनेट। कोई आफ्टर लाइफ जो है चर्च की, वहाँ पे देख लेंगे। इसमें एथिस्टिक टेंडेंसीज हैं, लेकिन ये एंटायरली एथिस्टिक फ़लसफ़ा नहीं था, ये भी समझिएगा। ऐसा भी नहीं था कि ये सारे लोग एथिस्ट हैं। क्रिश्चियनिटी का होल्ड भी ख़त्म नहीं हुआ था यहाँ पे, चर्च का होल्ड डेफिनेटली ख़त्म हो गया था। सो जो भी वर्क है इस टाइम के, चाहे वो आर्ट हो, आर्टिस्ट्री हो, इन तमाम में आपको यही थीम्स मिलेंगी। सो दीज वर्क्स वर परमिएटेड विद द फेथ दैट मैन with an active mind, with an active body, he was capable of knowing and controlling the world around him. He can do it. He can fashion his own happiness. He does not have to be dependent on some spirits, etc. तुम्हारे हाथ में है तकदीर तुम्हारी. So these ideas increasingly, you can see, they narrow down the domain of God, of the divine. मजहब का रेलिवेंस धीरे धीरे कम। अगर तुम ही खुद ही कर सकते हो, तुम कानून साजी खुद कर सकते हो, अपनी डेस्टिनेशन खुद फिक्स कर सकते हो, उस डेस्टिनेशन में जाने का सब कुछ आपके हाथ में ही है, तब फिर इसमें मजहब का रोल क्या है? यू कैन सी द रूट्स ऑफ रिलीजन, उसको धीरे धीरे यहीं से अभी का वेस्ट आपको एक्सप्लेन हो रहा होगा। लेकिन आप रिनेसांस पे भी क्यों रुकेंगे? वाई वुड यू से कि रिनेसांस आर द रूट्स ऑफ वेस्ट में जो मजहब का ख़त्म हो गया? You might be able to think so, and there are reasons to believe कि here are the roots. लेकिन आप उससे भी आगे जाएं, कि what called for Renaissance. So we talked about the reasons, the dark ages. ये चर्च का कब्जा करना हर एक चीज़ पे, दम घोंट के रखना इंसान की जायज़ ख्वाहिशात का, उसके जिस्मानी ख्वाहिशात का, अर्थली ख्वाहिशात का, मैटर के ख्वाहिशात का, उनका जो गला घोंटा, क्यों मेरे चाहत का तुम घोंट रहे दम, बेसली का मैं उस गली का मैं जिसमें ना कोई हया ना कोई शर्म। तो मन बोले रस्म जीवन का हर जाना इन्हें आग लगाना, मन बोले समथिंग खुशियों से जीना या फिर मर जाना। तो that's what he is saying, but why is he saying so? He is saying so because of the earlier period, and now we have to ask what happened in the earlier period. Oh, why dark ages? And therein comes Naqib al-Atas. He says all of this can be rooted to the incorrect conception of human life. That means mazhab ही अपनी फितरत में गलत था. And that can be pointed out to certain early church.
कि अर्ली क्रिश्चियन टीचिंग्स कैसे डिस्टॉर्ट हुई, कि हज़रत ईसा की जो टीचिंग्स थी उसको डिस्टॉर्ट करके जो प्रेजेंट किया गया, ये ओरिजिनल से इनका कंसेप्ट, ये व्हाट डू वी कॉल दैट, रिडेम्पशन ऑन क्रॉस वाला, रेजरेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो मज़हब बनाया क्रिश्चियंस ने, इसकी जो थियोलॉजी थी ये अनथिंकेबल थी कॉमन मैन के लिए। और फिर इसको डिफेंड करने में जो बाकी सारा फ़लसफ़ा बना दिया, उसको किसी न किसी दिन बर्स्ट होना ही था, अकॉर्डिंग टू नकीब अल-अतस। एंड यू कैन योर सेल्फ लाइक फाइंड आउट कि उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, दैट्स बियॉन्ड आवर डिस्कशन राइट नाउ। इस्लाम एंड सेक्युलरिज्म हाईली रिकमेंडेड टेक्स्ट, कम से कम 10 बार उसको पढ़ना, कम से कम 10 बार। सो नाउ दे आर कॉलिंग पीपल बैक। इस वक्त की बड़ी हस्ती पिको डेला मिरांडोला, इटालियन ह्यूमनिस्ट थे 15वीं सदी के। 15वीं सदी मीन्स 1400s। और इन्होंने बड़ा ट्रैवल किया था थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन्होंने बड़ा ट्रैवल किया था और उन्होंने बहुत सारा वर्क पब्लिश किया था। तो इनकी राइटिंग्स में आपको बड़ा ये मिलेगा, ये लिमिटलेस पोटेंशियलिटीज़ ऑफ मैन का डिस्कशन। ये कहते हैं देयर इज़ नथिंग मोर वंडरफुल दैन मैन, दिस आई हैव रेड इन सम रिकॉर्ड ऑफ द अरेबियंस, या मैंने अरबों के यहाँ पढ़ा है। ए फेमस ग्रीक सेड ए ग्रेट मिरेकल ए मैन इज। What is the reason behind these sayings? He is saying, human beings are kings of all beings, below God and the angels because of the ability of their reason and the light of their reason. ये जो अक्ल अल्लाह ताला ने इनको दी है, ये जो इनको इंटेलिजेंस अल्लाह ताला ने दी है, तो इसकी वजह से ठीक। फिर ये कहते हैं कौन, पिकोडेला कहते हैं लेकिन ये रीज़न एनफ नहीं है, क्या अक्ल है उनके पास, द एबिलिटी टू रीज़न, ये एनफ नहीं है कि क्यों है अशरफुल मखलूक़ात इंसान, दिस इज़ नॉट एनफ ए रीज़न। एंड देन ही कंटिन्यूज, मैन इज़ द मोस्ट फॉर्चुनेट ऑफ क्रिएचर्स। वाई? क्योंकि तमाम क्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ इंसान का पोटेंशियल अल्लाह ताला ने लिमिट नहीं किया। गॉड डिड नॉट लिमिट द पोटेंशियल ऑफ मैन। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वो खुद को वैसे शेप कर सकते हैं जैसे वो करना चाहे। अब ये देखिए ना, ये तमाम फलसफा अल्लाह के नाम पे ही हो रहा है। और बाद में फिर फ्रेडरिक नीशे क्या कहेंगे, गॉड इज़ डेड, कि तुमने अल्लाह ताला को इतना इरेलीवेंट बनाया इस सारे फलसफे में कि वो ही डाइड अ पेनफुल डेथ समवेयर। सो दैट्स व्हाई ही सेज गॉड इज़ डेड, कि खुदा की अब कोई रेलिवेंस नहीं है कल्चरल लाइफ में। दिस सिंबल नो लॉन्गर इन्वोक्स एनीथिंग। मुसलमानों के यहाँ गॉड स्टिल इन्वोक्स फेयर, हैप्पीनेस, जुनून, ये तमाम चीज़ें अभी भी खुदा का नाम करता है मुसलमानों के यहाँ इन्वोक। बट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड गॉन, एंड यू सी वाई बिकॉज पिकोडेला इज सेइंग ऑफ ऑल क्रिएचर्स गॉड हैज़ नॉट पुट एनी लिमिट टू योर पोटेंशियल। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, तुम्हें फ्रीडम है पूरा चॉइस का, यू कैन फैशन यूर सेल्फ द वे यू वॉन्ट। यही कह रहे हैं ना इस वक्त, दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड, आई एम मैन इन अ वुमन्स बॉडी बट हु इज अट्रैक्टेड टू अ वुमन। So there is all of these things happening. Only humans have this freedom. They have the power to degenerate into a brutish form of life, कि वो एनिमल भी बन सकते हैं, but they have physical strength and instinct that helps them to survive. Wow, what beautiful writing. And why wouldn't anyone accept it? Your animalistic instincts are being called upon, and they are like labbaik. You are always going to say labbaik. Either it is the call of Abraham or it's the call of Iblis. And you are going to say labbaik either to Vegas or to Mecca. labbaik आप बोलेंगे ज़िंदगी में, इसकी कोई चॉइस नहीं है। There is no choice. You cannot be an atheist. You will always be a theist, either to God or to Iblis. सो यहाँ पे भी ये बड़ी खूबसूरती और बड़ा इसमें फोर्स है इस राइटिंग में। दे हैव द पावर टू यूज देयर इंटेलिजेंस टू टर्न देमसेल्व्स इनटू हायर फॉर्म ऑफ लाइफ ऑफ बीइंग गॉड लाइक। सो इसमें बड़ी हिंट्स है, इसमें बड़ी खूबसूरत हिंट्स है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं खुदा को तो मैंने मार दिया, अब खुदा का कोई रोल नहीं है, तो अब खुद ही खुदा बन जाओ। तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, अल्लाह ताला ने तुमको लिमिट नहीं किया है, तो अब तुम फुल आज़ाद हो। गॉड इज़ नॉट लिमिटिंग यू इन एनी वे, सो यू बिकम गॉड। यही फ्रेडरिक नीचे ने फिर बाद में कहा, गॉड इज डेड, वी हैव किल्ड हिम,
एंड देन ही सेज वी विल हैव टू क्रिएट अ न्यू गॉड, अदरवाइज ये अर्थ कहाँ किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी अगर सन खत्म हो गया. वी विल हैव टू फाइंड आवरसेल्व्स अ न्यू सन. सो they have the power to use their intelligence to turn themselves into a higher form of life that is godlike. So we are gods now. हम खुदा हैं. The ancient Babylonians said man is being that has a varied nature. Why do we stress this? Because we say that we human beings can become whatever we will. Whatever we will. I identify as a cat. I identify as a boy. I identify as so and so. So anything that I will. Know thyself. Know thyself. किसने कहा था know thyself? Know thyself, Oracle of Delphi. Man, know thyself. Socrates ने देखा था ना, man, know thyself. निकले थे thyself को जानने के लिए. By this rule we are encouraged to investigate all of nature. इसमें कोई बेहया में बेसलीका में ना मुझ में हया ना कोई शर्म. The person who knows himself or herself knows all things. जिसने खुद को जाना उसने हर एक चीज़ को जाना. तो आप देखिए इस सारे में it's wonderful writing, it's amazing. और इसमें फर्द ह्यूमन सेंटर में है, सेंटर में इसमें ह्यूमन है. और ये फिर प्रॉपर शेप लेगा एग्जिस्टेंशियल फ़लसफे में. प्रॉपर शेप. अभी ये हो रही हैं वो, अभी ये वॉर क्राई है. अभी ये वॉर क्राई के पीछे का फ़लसफा नहीं है. ये हो रही है लाल चौक में बातें, आगे भीड़ है और सबको बताया जा रहा है उठो. ये अभी सोफिस्टिकेटेड फ़लसफ़ा नहीं है. सोफिस्टिकेटेड फ़लसफ़ा ये पहुंचेगा इन एग्जिस्टेंशियलिस्ट. एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी दो फॉर्म्स में आएंगे, थीइस्ट्स एंड एथियस्ट. तो वो दोनों साइड से बातें करेंगे. बड़ा मज़ा आता है सोरेन कियरकेगार्ड की बातें सुनने में. बड़ा मज़ा आता है. ये आपकी उन इंस्टिंक्ट्स को वापस जिंदा करता है जो मुर्दा हो गई होती हैं, को वापस वो फील कराता है लाइव. इस फ़लसफ़े का जो रिज़ल्ट होना था वो नेसेसरीली सेक्युलरिज्म ही होना था. चर्च को लिमिट कर दो, अब तुम अपना काम करो अंदर बैठ के, हमको अपना काम अलग से करने दो. सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट नेसेसरी आउटकम था इसका. इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं. इसमें ये जो ये अदर वर्ल्डलीनेस है रिलीजन की, ये हमारे दुनिया में बड़ी कम हो गई है. और ह्यूमनिस्टिक जो ट्रेंड्स है दिस वर्ल्ड का, ये ह्यूमन थॉट में एक बहुत बड़ा ट्रेंड था और ये इस वक्त तो ज़िंदा है ये ह्यूमनिस्ट ट्रेंड. ये जो ये ह्यूमनिस्ट है ना, तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन दिस वर्ल्ड. इसको फिजिकल यूनिवर्स से लेना देना है. ये गॉड्स, एंजल्स और डीमंस इनकी दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. लेकिन मिडिवल मैन जो था, मिडिवल मैन ऑफ रिलीजन, दे वर इंटरेस्टेड इन गॉड्स, एंजल्स, डीमंस. वो उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. अब इसको मेरे ऐसे में पढ़े कल्चर, रिलीजन एंड मॉडर्न मुस्लिम मैन, तो क्या करना चाहता है ये सारा नया इल्म? ये उसको डिस्कवरी कहता है, ये उस चीज़ को डिस्कवरी कहता है विच रेजेज यू फ्रॉम दिस मिडिवल वल्गैरिटी. कि ये जो खुदा हर चीज़ में आपको दिखता है, उसको एक्सप्लेन करो विद सम अनदर थिंग. ओह, दैट्स अ डिस्कवरी. तो ह्यूमनिस्ट इज कंसर्न टू मेक द मोस्ट ऑफ हिज बिलीफ. ये जो उसकी ज़िंदगी है ना, इसी से वो ही वांट्स टू ब्रिंग मोस्ट ऑफ इट. और मिडिवल मैन क्या कहता था? ज़िंदगी को एक पेनफुल प्रेपरेशन, एक हैप्पियर आफ्टर लाइफ के लिए, जिसको वो मौत के बाद ही हासिल कर सकता था. यहाँ पे तो अभी हासिल हो सकता है, यहीं पे, राइट हियर एंड नाउ. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी जो रेनेसांस ने इनॉग्रेट की, ये इंग्रेडिएंट थी सेक्युलरिज्म का. सेक्युलरिज्म अगर एक पेड़ है तो इसका बीज पैदा किया रेनेसांस ने. नया जो इंटेलेक्चुअल कल्चरल क्लाइमेट रेनेसांस ने क्रिएट किया, इसने चर्च हायरार्की को भी नहीं छोड़ा. इसके अपर लेवल्स वो भी चेंज हो गए. लियो द 10th जो पोप थे 1513 से 1521, वो भी कह रहे थे कि ये जो पेपेसी है, ये पोप बनना हमारा, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, इसको एंजॉय करो. लेकिन आप सोच रहे होंगे अंदर कि हाउ देन इज इस्लाम डिफरेंट? वो भी तो यही कहता है. इस्लाम कौन सी अलग बात करता है? ये तो बात इम्पोर्टेंट है ना. इस्लाम भी तो यही कहता है, ये दुनिया प्रिपरेशन है हियर आफ्टर की, ये दुनिया ऐसे है, इसमें ये है, ये बुराई है, वो बुराई है. हाउ आर द टू डिफरेंट देन? सबसे फंडामेंटल है जो फिलोसॉफिकल बेस है,
वही डिफरेंट है। हम ये जो ज़िंदगी का ग्लूमी एस्पेक्ट है क्रिश्चियनिटी जो पेंट करती है, ये मुस्लिम्स नहीं शेयर करते। मोहम्मद असद अपनी किताब इसी वाले चैप्टर में, उसको आप पढ़े अगर मौका मिले, इसी में कहते हैं कि इस्लाम इसको बैलेंस करता है। वो ये नहीं कहता, ये भी नहीं शेयर करता क्रिश्चियनिटी के साथ कि दिस वर्ल्ड इज़ ऑल ग्लूमी, ये नहीं करता है वो। बट नॉन द लेस इट टेल्स अस नॉट टू एट्रीब्यूट टू अर्थली लाइफ वही एग्जैजरेटेड वैल्यू जो मॉडर्न वेस्ट सिविलाइजेशन इसको करती है। दोनों चीज़ें, ना इनकी तरह इसको 100% तरक करना है, ना दूसरा जो मॉडर्न वेस्ट कर रहा है कि यही है सब कुछ, जो है यही है, ना ये भी नहीं करना। द क्रिश्चियन आउटलुक एम्प्लाइज द वर्ल्ड लाइफ इज़ बैड बिजनेस, और मॉडर्न वेस्ट क्या कहता है, इट एडोन्स लाइफ द सेम वे एज अ ग्लटन एडोन्स हिज फूड। वो डिवावर करता है बट ही डज नॉट रेस्पेक्ट फूड। आपसे क्या कहा गया है कि हैव फूड बट रेस्पेक्ट इट एज वेल। इस्लाम ऑन द अदर हैंड लुक्स अपॉन अर्थली लाइफ विद काम एंड रेस्पेक्ट। ये इसकी इबादत भी नहीं करता, मॉडर्न वेस्ट इसकी इबादत करता है, क्रिश्चियनिटी इसको रिडिक्यूल करता है। तो ये क्या करता है, इट लुक्स एट इट विद कामनेस एंड रेस्पेक्ट। इबादत नहीं करता है उसकी, इसको वो ऑर्गेनिक स्टेज मानता है ऑफ ए हायर एग्जिस्टेंस, बट एन ऑर्गेनिक स्टेज दैट मीन्स पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। वो क्या कहते हैं, दुनिया को तर्क करके अगली दुनिया को हासिल करना। मुस्लिम क्या कहता है, नहीं, ये दुनिया अगली दुनिया का हिस्सा ही है। दैट मीन्स कि इवन इफ इट्स ए स्टेज, इवन इफ इट्स ए नेसेसरी स्टेज, मैन हैज नो राइट टू डिस्पाइज इट। ही कैन नॉट अंडररेट द वैल्यू ऑफ द अर्थली लाइफ। हमारा जो ट्रैवल है इस दुनिया में, ये नेसेसरली पॉजिटिव पार्ट है अल्लाह ताला के प्लान का। हम इसके लिए शुक्र अदा करते हैं, और ह्यूमन लाइफ का शुक्र अदा करना हमसे कहा गया है, हम करते हैं इसको। तो ह्यूमन लाइफ हमारे लिए बड़ी ट्रिमेंडस वैल्यू रखता है, लेकिन इस्लाम कहता है ये नहीं भूल जाना कि ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू रखता है, एंड नहीं जेओपर्डाइज होना चाहिए, वो याद रखना। इसको ऐसे देख सकते हैं, डेस्टिनेशन है और रास्ते में मोटेल है। क्रिश्चियनिटी कहती है मोटेल को स्किप करो, बकवास, हमको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है बस, टोटल मोटेल को स्किप करो। मॉडर्न वेस्ट कहता है मोटेल शुड बी गुड, मोटेल पे ही सारा ध्यान दो, यही रात कटनी है, इसको एंजॉय करो। उससे क्या होगा, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है कि मोटेल को ऐसा रखो कि वहाँ अच्छे से रात कटे, खुशी से एंजॉय करो, प्रॉपर खाना खाओ, खूबसूरत नींद, और सुबह उठना नींद से अल्लाह को याद करके अपने सफ़र की तरफ निकल जाना। सफ़र को नहीं बोलना, अपने डेस्टिनेशन को नहीं बोलना। तो दोनों चीज़ें वो कह रहा है। तो ये कह रहे हैं असद साहब कि जो हज़रत ईसा ने कहा था माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो क्रिश्चियंस असर्ट करते हैं आवर किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मॉडर्न वेस्ट कहता है आवर किंगडम इज़ दिस वर्ल्ड, और इस्लाम क्या कहता है, मिडल वे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो वफिल आखिरत हसना, कि ए खुदा गिव अस द गुड ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द गुड ऑफ हियर आफ्टर, both the things. So we said in our discussion how this Renaissance thought of humanism, it necessarily had to culminate into the separation of church and state, which is secularism. तो अर्ली मिडिवल पीरियड में, जिनको हम डार्क एजेस कहते हैं, उस वक्त क्या था, चर्च जो है इसने इसी थॉट को प्रोपोगेट किया था कि जो स्टेट है इसको अल्लाह ताला एस्टैब्लिश करते हैं, इट्स एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड, और इस वजह से पीपल मस्ट रेंडर फेथफुल ओबीडियंस टू द रूलर इवन इफ ही वाज अ टायरेंट। व्हाई? क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने आपके यहाँ चूज किया है, ज़िले इलाही। बाद में द क्वेश्चन ऑफ द राइट टू किल अ टायरेंट, दिस वाज डिबेटेड बाय फिलोसफर्स। सॉवरेनिटी के पे भी हमने बड़े डिटेल डिस्कशंस किए हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी पे, ऑस्टिन, बॉर्डन इन लस्की, इन तमाम के व्यूज़ हमने उसमें देखे हैं बड़े डिटेल में। तो व्हेनेवर दे कम ऑन पेट्रियन, तो आप वहाँ पे उनको सुन सकते हैं। तो 14th सेंचुरी आते आते बड़ी सारी पॉपुलर अपराइजिंग शुरू हो चुकी थी, और इन्होंने पूरे यूरोप में एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट पैदा कर लिया था। काफ़ी सारे लीडर्स इन अपराइजिंग्स के, ये इनके अंदर वो रिलीजियस ज़ील ही थी, और ये हमारे यहाँ भी हुआ है।
हमारे यहाँ भी बहुत सारी तहरीकें मज़हब के नाम पे ही उठी हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, और वो क्या करना चाहते हैं इस्लाम को, दे वांट टू स्ट्रिप इट ऑफ दिस कल्चरल जामा, जो यहाँ पे भी हो रहा था। अब देखिए उसका नतीजा क्या हुआ फिर, जब आपने कल्चर का जामा उससे निकाल दिया, वो नंगा है, इट लाइज नेकेड, और उनको लगता है कि हमने क्या किया, हमने बड़ी खिदमत करी दीन की। लेकिन दीन क्या करता है फिर, व्हेन इट इज़ नेकेड, वो छुप जाता है, इट हाइड्स इट्स बॉडी, वो छुप जाता है कहीं, फिर नहीं दिखता कभी, इट नेवर कम्स अप। दिखेगा कैसे, दिखेगा कल्चर में दीन, सो अपनी वाइटैलिटी खो देता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही हुआ, सेम वैसा ही हुआ यहाँ पे। सो दे स्टार्ट विद दिस ज़ील कि हमको रिवाइव करना है, वी हैव टू गो बैक टू द एरा ऑफ द सलफ, वी हैव टू डू दैट, एज इफ रेस्ट ऑफ द दे वर फॉलोइंग से ज़ेड एवेस्टा। तो ये हर जगह ऐसा होता है, और ये अपनी फितरत में तो बात सही होती है, अपनी अपनी इसके जो कंटेंट ऑफ द थिंग इन इटसेल्फ इज गुड, कौन इसको गलत बोलेगा। वी वांट टू गो बैक टू द पाथ ऑफ द अर्ली डेज ऑफ द ग्रेट पीपल हु वी ऑल एडमायर, हु वुडंट से यस टू इट, हु वुड डेयर से नो टू इट। लेकिन जो उसका वो जामा उतर जाता है फिर नहीं बचता कुछ। सो द राइट्स ऑफ पीपल अगेंस्ट अ डेस्पोटिक रूल, ये बन गया बड़ा बहस, मुसलमानों के यहाँ भी है ये इस वक्त। रेनेसांस को समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। जो बस हमने मिस की वो गॉर्ज में गिर गई, अगली बस आ रही है, सेम बोर्ड उस पर भी लिखा हुआ है। आर वी गोइंग टू गेट इनटू दिस बस? तो ये देखना पड़ेगा हमको, सेम कंपनी की बस है, सेम ड्राइवर है, हर एक चीज़ सेम है। डोंट एक्सपेक्ट दिस वन टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, और मे बी इट विल, तो दैट वी हैव टू मेक दैट चॉइस वाइजली। सो क्रिश्चियंस का जो ये व्यू था कि रूलर्स को एब्सोल्यूटली तुमको फॉलो करना है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है खुदा के, ये बड़ा मजबूत था, ये भी वीक नहीं था लोगों के बीच। और मिडिवल फिलोसफर्स जनरली क्या व्यू रखते थे ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वेस्टर्न यूरोप, दैट दे शुड बी अंडर वन रूल, वन सुप्रीम लॉर्डर, वन ओवरलॉर्ड, और जो बाकी किंग्स हैं, बाकी प्रिंसेस हैं, दे वुड बी अंडर है। और ये जो ओवरलॉर्ड होगा ये पोप होगा, ये रोमन एम्परर होगा, होली रोमन एम्पायर। तो ये व्यू था यहाँ पे। तो मिडिवल पॉलिटिकल थियरिस्ट्स दे बिलीव दैट द अथॉरिटी ऑफ एवरी रूलर वाज लिमिटेड। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सॉवरेनिटी की हमने बात की ना जब, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया लिमिट्स ऑफ सॉवरेनिटी होते हैं। तो देयर वाज नो कंसेप्शन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी। रूलर अपनी ही मर्जी से नहीं बना सकता कानून, वो कानून को इम्प्लीमेंट करता है। अब इसमें डिफरेंट थियरिस्ट्स थे, ऐसा नहीं है कि ये एक ही व्यू है सबका। तो अलबत्ता कंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी या पॉपुलर सॉवरेनिटी भी अभी नहीं था। लेकिन जब डेस्पोटिज्म आया, theories of states divorced from moral and religious consideration, they began to grow. इसमें सबसे आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिलोसोफर इटली के थे। ओहो क्या कहना है इनका, बहुत बड़ी हस्ती, निकोलो मैकियावेली। ये नाम याद रखे, मैकियावेली। ये बड़ी बड़ी स्पीचेस में जब आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो लगेगा कि पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, तो वो मैकियावेली वर्ड यूज़ करते हैं नेसेसरली। तो इनकी प्रिंस, ओहो क्या कहना है उस किताब का, बड़ा कोट कर दिए वो, क्या नाम है उनका, हेजल्टन बड़ा द फर्स्ट मुस्लिम में कोट करती है प्रिंस को। इन्होंने एक रियलिस्टिक, ओरिजिनल और बोल्ड एक्सपोजिशन दिया पॉलिटिकल थियरी का, जिसने पॉपुलर हिपोक्रेसी को सामने रख दिया कि कैसे बादशाह बना जाता है, हिपोक्रेटिकल नैरेटिव। तो इसीलिए मैकियावेलिज्म जो टर्म, या कोई जब हरकत करता है कोई ऐसी, तो उसको बोलते हैं मैकियावेलियन मूव। जब कोई ऐसा ना वो दाव खेलता है कि जिसमें आपको हिपोक्रेसी दिखती है लेकिन वो जीतता है उससे, तो दैट इज मैकियावेलियन way of doing things. And that's why Machiavellianism has come to mean the view that politics is normal and that any means, चाहे वो कितने भी बुरे हो, they are justifiable as long as you achieve power. The end justifies the means. So Machiavelli's views, they reflect his hard-headed reaction to the politics of his day. So Prince में he proposes to do for politics what a painter of his day was doing to the art. क्या कर रहा था आर्टिस्ट?
एग्जामिन द सीन फ्रॉम ए वेंटेज पॉइंट एंड डिपिक्ट इट सब्जेक्ट अप्रोप्रिएटली, कि क्या हो रहा है मेरे सामने, उसको मैं सबसे क्लियर अच्छे तरीके से बयान करूं, विदाउट ऑल ऑफ दीज फसाड्स। ये खूबसूरती उसकी बयान करूं जो है ही नहीं, मैं उसको वैसे ही बयान करूंगा जैसे वो है, वैसे ही। ये गंदा है पर दंदा है, करेंगे इसी को बयान। that's Machiavelli, and that's all of that Renaissance artistry. What are you telling me? Humans are filthy and dirty? Okay, so be it. That's what we are going to draw and paint. That's why all the nudity. So he proposes to do that, and he holds the view that the state was an end in itself. Absolutism को necessary मानते हैं to strengthen the state and the rule itself. कोई भी लिमिटेशन नहीं हो सकती ऑन द अथॉरिटी ऑफ द रूलर। हिंदुस्तान में भी सिमिलर बात कर रहे थे चाणक्य, लेकिन वो किसी और एंगल से इन बातों को टच करते हैं। फिर वो किंग को कहते हैं कि आवाम की बहबूदी में ही तुम्हारी खुद की बहबूदी है, पर्पस तुम्हारा सर्वाइव करना है, लेकिन तुम खुद सर्वाइव नहीं कर पाओगे जब तक लोग नहीं सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज वो भी एब्सोल्यूटिज्म के ही फेवर में है। So it was the supreme obligation of the ruler to maintain the power and safety of the state, and it was his duty to use all possible means इस चीज़ को करने के लिए तमाम ताकत। So you can see this is a period of growing absolutism, and there was much opposition to this form from those that were affected by it. Middle class feudal lords के खिलाफ लड़ रहा है और रूलर को हेल्प कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली रूलर से भी अपसेट है, उसकी ताकत को भी लिमिट करना चाहता है। जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे, अपर क्लास उनमें रिप्रेजेंट हो रही थी, एंड दे वर एबल टू क्लेम एंड एक्सर्ट स्पेशल राइट्स फॉर देमसेल्व्स। तो इस वक्त पॉपुलर सॉवरनिटी की थियरी मार्सिलियम ने अर्ली 14th सेंचुरी में प्रेजेंट की। मार्सिलियम ऑफ पाडुआ 14th सेंचुरी में इन्होंने theory of popular sovereignty, and he contended that sovereignty extended from God to people and from then to government. अभी खुदा को रखा बीच में, अभी खुदा को साइड नहीं किया खुदा को रखा अभी, लेकिन खुदा से ये फर्द इंसानों के बीच में गया और इंसानों से गवर्नमेंट के पास, and therefore government should remain responsible to the people, लोगों के पास it should remain, and by people what was meant was the upper class. और अगर if any limitations were imposed on the authority of ruler, why would they be there? They would be there for and by the upper classes. तो पॉपुलर सॉवरनिटी इसको हम एंटायरली डेमोक्रेसी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो फ़र्क है ना। खैर इटली में काफ़ी सारी रिपब्लिकन सिटी स्टेट्स डेवलप होना शुरू हो गई, एंड सो इन जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, लेकिन पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट इनमें से किसी पे हम नहीं कहेंगे, ये तो बड़ा लेट फेनोमेना है। बोहीमिया में, चेकोस्लोवाकिया के बोहीमिया एरिया में बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए द फॉलोअर्स ऑफ जॉन हस दे एस्टैब्लिश्ड ए रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हेरिडिटरी नहीं होता है, तो जो प्रैक्टिस ऑफ पॉपुलर सॉवरनिटी एज डेमोक्रेसी है वो बड़ा लेटर पीरियड में डेवलप हुआ। सो दैट वुड एंड आवर डिस्कशन हियर। हम इंशाल्लाह अगले सेशन में रिनेसांस आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस एट्सेट्रा उसको डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क फ्रॉम दिस और टू ऐड, subtract, please do that.